हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और क्लास देने का रीज़न भी ये है कि आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है 14 को। और ये जो आपका आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 मार्च में जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। कुछ न्यू क्वेश्चंस भी उसमें आए थे। और आपको पता है कि यूजीसी नेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। करंट में जो चल रहा होता है वैसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। वहीं यदि हम बात करें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इनमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर भी बहुत रिपीट हुए थे जो आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग होम साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो आइए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपगार स्कोरिंग इज यूज्ड टू टेस्ट। अपगार स्कोर, ठीक है, अपगार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अपगार होता क्या है। तो अपगार स्कोरिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म के समय बच्चे के स्वास्थ्य का मूल्यांकन इसमें किया जाता है जिसके आधार पर हमें स्कोरिंग देनी होती है। ठीक है, शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाया जाता है अपगार स्कोर के अंतर्गत। अपगार की फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर अपीयरेंस, ठीक है, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमस और एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है अपगार की। ये जो अपगार स्कोर है इसमें क्या किया जाता है, किस टाइप की स्कोरिंग होती है? मसल्स देखी जाती हैं इसमें, ठीक है, मसल स्टोन देखी जाती हैं, पल्स रेट देखा जाता है बच्चे का, रेस्पिरेशन बच्चे का कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं बच्चे के, कलर कैसा है बच्चे का, ब्लू कलर तो नहीं हो रहा है, लाइट पिंक होता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो इसी के आधार पर स्कोर दिया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर थे, मसल स्टोन होता है, ठीक है, कलर देखा जाता है बच्चे का, रिफ्लेक्सेस एक्शन देखे जाते हैं और ब्रीथिंग देखी जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें बीएमआर जो है वो बच्चे का इसमें नहीं देखा जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर था, ऑप्शन यहाँ पर है आपके, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ए सी डी ई, ठीक है, ए सी डी ई यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बीएमआर इसके अंतर्गत नहीं आता है, अपगार स्कोरिंग के अंतर्गत। कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के आरडीए आईसीएमआर NIN यानी निन 2020 के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से क्या सही है? आरडीए तो आपको पढ़ना ही है, जो कि नया आरडीए आपका 2020 में आया था उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसमें आपको प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, ठीक है, और आपका फाइबर भी पूछा गया था। तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए आयरन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। दूसरा है 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए आयरन 11 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। तीसरा है 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए आयरन 15 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। चौथा है इसमें ऑप्शन 10 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए 19 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। 10 से 12 वर्ष की लड़कियों के लिए 29 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, यदि हम आयरन की बात करें, आरडीए जो है आपका 2020, उसमें जो आरडीए जो है आपका 2020 का, उसमें जो आयरन की पर डे की रिक्वायरमेंट बताई गई है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे को 8 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए आयरन, ठीक है। 4 से 6 वर्ष के बच्चे को 11 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए 15 मिलीग्राम पर डे उसमें बताया गया है। वहीं 10 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए 19 मिलीग्राम न होकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 16, ठीक है, 16 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट बताई गई है अकॉर्डिंग टू आरडीए आईसीएमआर, ठीक है। 10 से 12 वर्ष की लड़कियों के लिए कितना बताया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 मिलीग्राम पर डे बताया गया है। तो इसमें जो आपके राइट आंसर थे वो थे ए, बी और सी, ये आपका राइट आंसर था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी और सी। और इसमें और क्या पूछ सकता है, आयरन का आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो 16 से 18 वर्ष के लड़कों के लिए आयरन की कितनी मात्रा है, ठीक है, बॉयज़ की यदि हम बात करें 26, वहीं गर्ल्स की यदि हम बात करें 32,
प्रेग्नेंट लेडी को कितना दिया जाता है पर डे? 40। ठीक है, प्रेग्नेंट को कितना दिया जाता है? 40 दिया जाता है। लैक्टेशन को 23 दिया जाता है, वुमेन को 29। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आरडीए आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आरडीए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पोषण सुरक्षा हेतु मिलेट के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, यहाँ पे नेशनल मिलेट वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, के रूप में घोषित किया तथा मिलेट को निम्न रूप से अधिसूचित किया। तो इसमें राइट आंसर आपका बताना था मोटा अनाज, अनाज, नूतन अनाज या फिर पोषण अनाज। इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा था, ये आपको बताना था। तो देखिए, यदि हम बात करें नेशनल मिलेट वर्ष, ठीक है, नेशनल की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें जो बताया गया था न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, पोषण अनाज इसमें बताया गया था। और यदि हम बात करें इंटरनेशनल मिलेट वर्ष की, तो वो कब घोषित हुआ? 2023। 2023 क्या है आपका? इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इसको घोषित किया गया है। किसके द्वारा? FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। मोटे अनाज में क्या क्या आ जाते हैं आपके? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी क्या हैं? मोटे अनाज के उदाहरण हैं। वहीं यदि हम बात करें नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन हेतु इरिथ्रोसाइट ग्लूटेथियोन रिडक्टेज यानी कि EGR संक्रियण परीक्षण सर्वाधिक विचार प्रक्रिया है? तो ये आपको बताना था इस टेस्ट के बारे में। EGR इरिथ्रोसाइट ग्लूटेथियोन रिडक्टेज, ये जो टेस्ट होता है ये किसके लिए है? थायमिन के लिए, राइबोफ्लेविन के लिए, नाइसिन के लिए या फिर प्रिडॉक्सिन के लिए? किसके लिए होता है ये वाला टेस्ट? तो ये राइबोफ्लेविन के लिए किया जाता है। राइबोफ्लेविन पोषण संबंधित स्थिति के आकलन के लिए ये किया जाता है EGR परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व किसके माप हैं? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये रेशे यानी फाइबर की यहाँ पर फैब्रिक की यहाँ पर बात हो रही है। जो फैब्रिक होते हैं उनकी डेंसिटी और उनकी ग्रेविटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये किसके माप होते हैं? ऑप्शन है रेशे का कलर शेड, रेशे का लचीलापन, रेशे का भार या फिर रेशे का रूप। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो ये किसके माप होते हैं? रेशे के भार, ठीक है, रेशों के भार के ये माप होते हैं इसमें। यानी कि घनत्व जो आपका डेंसिटी कहलाता है प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर वजन में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है तंतु के मास का 40 सेल्सियस पानी के समान आयतन का अनुपात होता है। तो ये सब क्या बताते हैं? रेशे के भार यानी वेट को मापा जाता है किसके द्वारा? डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ATP उत्पाद मोल प्रति मोल ग्लूकोज है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन है 18, 28, 38 या फिर 48। तो कितना हमें ATP प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से ATP उत्पाद प्रति मोल ग्लूकोज है कितना होता है? तो ATP यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी, ठीक है, 4 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। ATP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ग्लूकोज अणुओं के ऑक्सीकरण के माध्यम से ATP का उत्पादन होता है और इससे हमें 38 अणु प्राप्त होते हैं। 38 इसका ऑप्शन सी सही था। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है वजन चक्रण, ठीक है, वेट साइकिल होता है जिसमें कई बार वजन में कमी और वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है।
ऑप्शन है लोलो प्रभाव, लोलो इफेक्ट, पोपो इफेक्ट, योयो इफेक्ट या फिर टोटो इफेक्ट। तो ये क्या है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी था। इसको वेट साइकिलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, योयो इफेक्ट को क्या कहा जाता है, वेट साइकिलिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वजन में कभी कमी हो रही है, कभी वृद्धि हो रही है। कैसे होता है, जब हम डाइटिंग करते हैं, ठीक है, योयो क्या है, एक डाइटिंग का प्रकार होता है। हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमारा वजन कम हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, हमारी भूख बढ़ने लगती है और खाने की आदतों में बदलाव की वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो कभी कमी हो रही है, कभी वृद्धि हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है, योयो इफेक्ट कहा जाता है, या फिर वेट साइकिलिंग भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वयस्क महिला का वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है, वजन कितना है 50 किलोग्राम और कद 150 सेंटीमीटर है, तो उसकी बीएमआई होगी। आसान क्वेश्चन था। यदि किसी को पता है कि बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता था। किस तरीके से, यदि आपको पता है कि बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट इन केजी में होगा, ठीक है, और हाइट होगी आपकी इन सेंटीमीटर में। ठीक है, हाइट किस में होगी, इन सेंटीमीटर में होगी, और वेट आपका केजी में होगा। ठीक है, इसकी क्या होता है, इसमें जो वाइट होती है, सॉरी, जो हाइट होती है, हाइट मीटर स्क्वायर में होगी, वेट केजी में होगा। डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर निकल के आएगा वो इसका होगा। ठीक है, 50 किलोग्राम कितना, 50 किलोग्राम आपका वेट हो गया। ठीक है, 50 किलोग्राम वेट हो गया। हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर में कर लेंगे, हाइट मीटर इन स्क्वायर में कर लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका 22.2 किलोग्राम मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बीएमआई का फॉर्मूला आपको पता चल गया, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 50 किलोग्राम यहाँ पर वेट दिया गया था और हाइट दी गई थी 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको सेंटीमीटर में करने की, ऑलरेडी उन्होंने 150 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, उसी योजना का प्रकार कौन सा है, उस योजना का प्रकार कौन सा है जो 3 समांतराली रंगों का संयोजन करता है, 3 समांतराली रंगों का संयोजन करता है और रंग वृत्त पर किसी एक समबाहु त्रिकोण के बिंदुओं पर गठित होता है। यहाँ पर पूछा गया है आपका ट्रायड, यानी त्रिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रायड, जो ट्रायडिक कलर स्कीम जो होती है, इसमें 3 रंग आपके आ जाते हैं। कलर व्हील्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 3 रंगीय योजना इसे हम कहते हैं, त्रयक रंग योजना। ठीक है, त्रयक योजना, यहाँ पे आपका येलो कलर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर रेड आ गया और यहाँ पर ब्लू आ गया। ये क्या है आपकी 3 रंगीय योजना, त्रयक रंग योजना या ट्रायडिक कलर स्कीम भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, वहीं आपकी यदि बात करें मोनोक्रोमेटिक की, मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है कि ये आपका येलो रंग हो गया, इससे लाइट कलर हो गया, फिर इससे लाइट हो गया, येलो के ही लाइट कलर चलते जाएंगे इसमें, तो ये क्या है आपकी मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, एक होती है एनालॉगस, एनालॉगस कलर स्कीम, ये आपका एनालॉगस कलर स्कीम है। इसमें क्या होगा, जो आसपास के रंग होंगे, मान लीजिए ये रेड है, इसके बराबर में कौन सा आएगा, ऑरेंज आएगा, फिर उससे लाइट आएगा, तो ये क्या है, एनालॉगस कलर स्कीम है। ठीक है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, कलर स्कीम के बारे में वहाँ पर अच्छे से बताया गया है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा विद पिक्चर्स, आपको अच्छे से समझ में वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन उत्पाद के विक्रय और क्रय संबंधित गतिविधि को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यदि फैशन उत्पाद के विक्रय और क्रय संबंधित गतिविधि की जा रही है उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको फैशन मर्चेंडाइजिंग कहा जाएगा, फैशन विज्ञापन कहा जाएगा, या फिर फैशन रिटेलिंग कहा जाएगा, या फैशन डिजाइनिंग इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो इसे फैशन रिटेलिंग इसे कहा जाता है। यदि हम क्रय विक्रय कर रहे हैं फैशन उत्पाद का तो इसे फैशन रिटेलिंग कहा जाएगा,
जाएगा। वहीं फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, बिक्री की योजना करना, उसका प्रचार करना, ये क्या कहलाता है, मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। वही यदि हम बात करें फैशन विज्ञापन की, कोई भी नया फैशन आता है, ठीक है, उसका हम विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो आपका कहला दिया। ठीक है, फैशन डिजाइन आपका फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग बिक्री की योजना बनाना और उसका प्रचार करना, कोई भी फैशन उत्पाद आपके पास आया है। फैशन रिटेलिंग क्या हो गया, क्रय विक्रय करना। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट अथवा परिशुद्ध कार्य करने के लिए कार्य सतह की ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है यदि आप किचन में हैं, ठीक है, किचन में आपको अपना कार्य अच्छे तरीके से करना है, तो किचन की जो स्लिप्स होती हैं, ठीक है, स्लिप जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो कोहनी की ऊंचाई पर होनी चाहिए। कोहनी की ऊंचाई से 2 या 3 इंच ऊपर होनी चाहिए, कोहनी की ऊंचाई से 2 या 3 इंच नीचे होनी चाहिए, या फिर किसी भी इच्छित ऊंचाई पर होनी चाहिए। यदि आपको अपने कार्य को अच्छे तरीके से करना है तो किचन की जो स्लिप्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, कोहनी की ऊंचाई से 2 या 3 इंच ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि आप कार्य अच्छे तरीके से कर सके। मान लीजिए आटा आपको लगाना है, रोटियां आपको बनानी है, तो इतनी ऊंचाई उसकी होनी चाहिए। ये पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? ऑप्शन है पियाजे या वाइगॉट्स्की या वॉल्वी या एंसवर्थ। तो किसने दिया है? वाइगॉट्स्की ने दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? वाइगॉट्स्की ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। आगे हम बढ़ते हैं। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लाया गया था ये? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म यानी कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा आता है ये? किसके अंतर्गत? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। 2018 में ये आया था। ठीक है, 2018 में आया था ये। आगे बढ़ते हैं। उन विकारों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें पर्याय हकलाहट के रूप में सामान्यतः संदर्भित किया जाता है? तो उन विकारों को किसके अंतर्गत माना जाता है जिसमें हकलाहट आता है? ऑप्शन है भाषा विकार, अधिगम विकार, बारंबारिता विकार यानी कि फ्रीक्वेंसी, उच्चारण विकार। तो किसके अंतर्गत आता है? जब हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था डेवलपमेंट में, तो वहाँ पर हमने भाषा विकारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका लिस्पिंग आ जाता है, स्लरिंग, स्टमरिंग, ठीक है, स्टंटरिंग। तो ये आपके जो थे ये क्या थे? भाषा विकार से संबंधित थे। तो इसमें जो आयोग ने सही आंसर माना है वो फ्रीक्वेंसी को माना है, बारंबारिता विकार माना है, लेकिन हमने ये भाषा विकार के अंतर्गत पढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ऑप्शन ए ही इसका सही होना चाहिए। भाषा विकार में आपका हकलाना आ जाता है, स्टैमरिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है? हकलाना, ठीक है, तुतलाना हो गया। एक आता है आपका स्लरिंग हो गया, किसी भी अक्षर को उच्चारित नहीं करना, जैसे कि आप जैसे बच्चा क्या करता है? ट्रेन बोलता है, ट्रेन होता है ना, ठीक है, ये ट्रेन हो गया आपका, वहाँ पे क्या बोलते हैं? टेन, ठीक है। तो इसमें हमने किसी एक शब्द को छोड़ दिया, ये क्या कहलाता है? स्लरिंग यानी अस्पष्ट उच्चारण कहलाता है। अशुद्ध उच्चारण होता है आपका लिस्पिंग। इसमें क्या होता है? जैसे रै को लै बोलना, रोटी को लोटी बोलना। तो ये सब क्या है आपके? ये सब भाषा विकार के अंतर्गत आते हैं। हकलाहट किसके अंतर्गत आता है? भाषा विकार के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ा हुआ है लैंग्वेज वाला। आगे बढ़ते हैं। IFCT 2017 के अनुसार रागी के परिप्रेक्ष्य में सही है। नया क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। IFCT यानी कि इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल, ठीक है, इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल। जैसे कि हम ICMR पढ़ते हैं ना, RDA, उसमें होता है प्रोटीन, किसी भी दाल में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, ऐसे ही ये लिस्ट थी, ठीक है। IFCT
इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल थी, जिसमें रागी के बारे में पूछा गया है। ये चाहे तो आप PDF आपको मिल जाएगी इजीली, आप सर्च करेंगे गूगल पे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, आप देख सकते हैं एक बार। वैसे ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा आप वो मत कीजिएगा कि एक क्वेश्चन के पीछे सारी वो आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन थे 27.3 मिलीग्राम पर डे ग्राम कैल्शियम, 6.4 मिलीग्राम 100 ग्राम आयरन, 7.1 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन। तो ये आपके थे, इसमें रागी का पूछा गया था। इसमें जो आपके राइट आंसर थे वो थे आपके CDE, ठीक है। ये तीनों आपके सही हैं, बाकी दोनों आपके गलत होंगे। तो ये आप चाहें तो ये टेबल देख सकते हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन के पीछे इतना वो मत कीजिएगा, क्योंकि अभी रागी के बारे में पूछा है, किसी और के बारे में पूछ सकता है। बाकी ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट भी बहुत होते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सही था CDE, ठीक है। इसमें प्रोटीन, फैट और फाइबर के बारे में सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया ये आपको बताना है, यानी कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन है लाजारस 1883, पैट्रिक 1916, सीलर 1873, स्पेंसर 1875। ऑप्शन सी है मिशेल और मासन 1948, जी स्टैनली हॉल 1906। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपका? तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सीलर 1873, स्पेंसर 1875, खेल से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसमें आपका अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी थी? सीलर 1873, स्पेंसर 1875। UGC नेट में पूछा गया है, जो 13 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र के पूर्व निर्माण की प्रक्रिया में कौन से सामान्य चरण हैं? जब आपका एग्जाम हुआ था तो एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने क्लास दी थी, वहां पर भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ऑप्शन है पैटर्न डिजाइनिंग, ग्रेडिंग, वस्त्र को डिजाइन करना, नमूना बनाना, उत्पाद पैटर्न बनाना, मार्कर का निर्माण। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया है, सीक्वेंस आपको बताना था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्त्र के पूर्ण निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले वस्त्र को डिजाइन करते हैं, क्या हमें वस्त्र का डिजाइन लेना है। उसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे, तो पैटर्न डिजाइन करेंगे। पैटर्न डिजाइन करने के बाद नमूना बनाया जाता है, सैंपल बनाया जाता है। उसके बाद उत्पाद पैटर्न हमें बनाना होता है, और उसके बाद ग्रेडिंग करनी होती है। ग्रेडिंग भी कई प्रकार की होती है, हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद मार्कर का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर था, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों में जहां बिना अधिक भार के गर्माहट आवश्यक है, वहां प्रयुक्त रेशे के भराव को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को आप समझना। ऑप्शन है अस्तर लगाना, लाइनिंग, अतः अस्तर लगाना, इंटरलाइनिंग, सीवन बंधनी लगाना, सीम बाइंडिंग, या फिर पूरण करना, जिसे हम कहते हैं वेटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसको वेंडिंग की जगह वेटिंग कर लीजिएगा। तो हम किस में पढ़ते हैं वेटिंग के बारे में, कि वस्त्र को भार जो है वो बढ़ाया जाता है, रेशम में करते हैं। जब रेशम के जो रेशम का तंतु होता है, जब उसमें से सेरेसिनगॉन और फाइब्रिन प्रोटीन निकल जाता है, तो उसका भार इतना हल्का हो जाता है कि वो अभी पहनने योग्य वस्त्र नहीं होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके वजन को बढ़ाने के लिए वेटिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और इसी भराव को क्या कहा जाता है? पूरण करना, या फिर वेटिंग प्रोसेस इसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, इनका मिलान करना है। नीलोखेड़ी कब आया था? इटावा पायलट परियोजना, मारथंडम परियोजना, गुड़गांव परियोजना। तो यहाँ पर दिया गया है किसके द्वारा ये लाए गए थे। तो यदि हम बात करें नीलोखेड़ी प्रयोग के बारे में, तो ये किसके द्वारा लाया गया था? नीलोखेड़ी लाया गया था श्री ए केडे के द्वारा, ए केडे के द्वारा 1947 में ये लाया गया था, ठीक है। नीलोखेड़ी प्रयोग। इटावा पायलट परियोजना ये आपकी कब आई थी? तो ये आई थी 1948 में, 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा, ठीक है।
मार्तंडम परियोजना, मार्तंडम परियोजना ये कब आई थी आपकी 1928 1928 स्पेंसर हेच के द्वारा। ठीक है। गुड़गांव परियोजना मिस्टर एल ब्रेयन के द्वारा 1920 में आई थी। नीलोखेड़ी की यदि हम बात करें तो नीलोखेड़ी में क्या था, नीलोखेड़ी कब आई थी 1947 में आई थी। जो भारत का विभाजन हुआ था तो जो पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग थे तो उन्होंने वहाँ पर बसाने के लिए क्या किया था, वहाँ पर रहने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जैसे कि उनका जीविकापार्जन भी हो सके, वो वहाँ पर रह सकें। ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो ये कब आया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में आया था। विलेज वर्कर की इसमें नियुक्ति की गई थी। मार्तंडम परियोजना, मार्तंडम परियोजना में प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी जिससे कि हम प्रचार कर सकें, जैसे कि कार्यालय में प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे। प्रदर्शन हेतु खेत, गौशाला, मधुमक्खी के छत्ते, इन सब की व्यवस्था की गई थी जिससे कि ग्रामीणों को विकसित ढंग से प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाया जाए। गुड़गांव मार्तंडम में हो गया। ठीक है। गुड़गांव की यदि हम बात करें, गुड़गांव परियोजना जो है ये कब आई थी आपकी 1920 में आई थी। इसमें विलेज गाइड की नियुक्ति की गई थी। जीआईसी एग्जाम में आपका पूछा भी गया था क्वेश्चन, उसमें मिलान करने के लिए था कि गुड़गांव प्रोजेक्ट किसकी नियुक्ति की गई थी, विलेज गाइड की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये अच्छे से आपको पढ़ना है। एजुकेशन एक्सटेंशन की मैंने क्लास दी हुई है पूरी, वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की यहाँ पर बात हो रही है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है, किसकी माप की जाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नदी जल में विलयित ऑक्सीजन। किसकी की जाती है? तो यहाँ पर जल प्रदूषण की माप की जाती है। ठीक है। कुछ लोगों ने इसमें नदी जल में विलयित ऑक्सीजन लगाया था, जबकि इसका राइट आंसर है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। जल प्रदूषण इसका राइट आंसर होगा। ये जो बीओडी है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ के जैव रसायन अपघटन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है बीओडी। वहां पर जहां बीओडी निम्न होगा वहां पर क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है और ये जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से नापा जाता है। ठीक है। बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। ये आपका राइट आंसर इसमें था बी। ठीक है। एक होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन बी था। तो ये 20 MCQ थे। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। एग्जाम है आपका 14 का, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, ये जो 20 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं इनमें, या फिर पहले जो भी क्लासेस मैंने दी हुई हैं, या अदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़िएगा।